आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स 11 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझें कि इसमें हमारा दो चीज है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एक पार्टिकल्स। तो फर्स्ट नंबर पे हम समझते हैं पार्टिकल्स को। अब इसमें मोशन की बात है तो पार्टिकल्स जो होती है उसमें केवल हमारा पॉइंट मास होता है, पॉइंट मास होती है, जबकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मेनी पॉइंट मास होती है, जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि मान के चलिए ये हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी है, तो ये बॉडी लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स कण से बने हुए हैं। जैसे कि ये पार्टिकल्स कण हुआ, इसी तरह से यहां से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कण से बने हुए हैं और बहुत सारा पार्टिकल्स कण इसमें कंटेंट हुआ तो एक बॉडी का फॉर्म हुआ, एक बॉडी का निर्माण हुआ। तो यहां पे ये पार्टिकल्स जो आपको एक पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, इसका मास, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट मास। और ये बहुत सारा पॉइंट मिलके इस बॉडी का निर्माण हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्या है कि पार्टिकल्स एक कण और बहुत सारा कण मिलकर जो बॉडी बनाता है तो उसको हम लोग सिस्टम पार्टिकल्स कहते हैं। उसी बॉडी का जो एक छोटा सा पार्टिकल्स है, कण है, उसको कहेंगे हम लोग पार्टिकल्स। अब इस दोनों में हम इसका नेचर की बात करें, मोशन ऑफ नेचर की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, मोशन ऑफ नेचर कि ये दोनों में किस प्रकृति का मोशन होता है। पहले आप समझिएगा पार्टिकल्स को या पॉइंट मास को। पार्टिकल्स या पॉइंट मास इसका अगर हम बात करें नेचर ऑफ मोशन की तो इसमें हमारा 3 प्रकार की मोशन पाया जाता है। वो मोशन है हमारा लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। ये 3 प्रकार की मोशन पाया जाता है। लीनियर का मतलब ये वह पार्टिकल्स हमारा सीधी रेखा में भी चल सकती है, गोल भी घूम सकती है या वो दोलन भी कर सकती है। कहने का मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर सकती है। और ये दूसरा सर्कुलर पाथ में भी ये पार्टिकल्स, देखिए ये पार्टिकल्स हम बना देते हैं। और दूसरा अगर ये पार्टिकल्स है तो इस तरह से ये ऑसिलेट या वाइब्रेट भी कर सकती है। इसमें 3 प्रकार की नेचर होती है पार्टिकल्स में। लेकिन हम बात करें सेकेंड नंबर की सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यही बहुत सारा पार्टिकल्स मिलकर क्या बना हुआ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना हुआ है। तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की केवल एक ही मोशन होता है और उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। आगे चल के आपको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। फिलहाल हम इतना समझ लें कि ये पार्टिकल्स है, बहुत सा पार्टिकल्स जिसमें पॉइंट मास होती है। लार्ज नंबर पार्टिकल्स को एक जगह पे कंबाइन करने से बॉडी बनता है और उसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज हमने देखा कि नेचर इसका क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन का नेचर क्या होता है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन ऑफ नेचर क्या होती है। पार्टिकल्स जो केवल पॉइंट मास होती है उसका मोशन 3 प्रकार से इसका कैरेक्टर होती है, लीनियर होती है, सर्कुलर होती है, ऑसिलेटरी होती है। जबकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स केवल हमारा ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। चलिए आगे टॉपिक हम देखें, जल्दी से इसको नोट डाउन भी कर लेंगे या जो नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे।
आगे हम समझेंगे ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, किसको कहते हैं हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहा जाता है, समझेंगे इस पॉइंट को कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे हमारा लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेंट है, और इस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कंटेंट है जब मूव करेगी तो सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, और सबका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यहां पे कुछ हम एग्जांपल के तौर पे इस तरह से समझें कि इसमें हमारा बहुत सारा पार्टिकल्स कंटेंट है। सपोज दैट यहां पे पार्टिकल्स है और यहां भी पार्टिकल्स है। जब ये मूव करेगा तो ये दोनों पार्टिकल्स जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे आगे मूव करेंगी, ना कि कोई पार्टिकल्स आगे और ना कोई पार्टिकल्स पीछे होगी। तो ये दोनों पैरेलल में होगी और दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि ऑल पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू each other and all have same linear velocity known as translatory motion। आगे बात यहां पे समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि बॉडी है, इसमें लार्ज नंबर पे सपोज दैट यहां पे पार्टिकल्स है, यहां पे पार्टिकल्स है। इस तरह से सब क्या है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलके एक सिस्टम ऑफ बॉडी का फॉर्म हुआ है। जब ये बॉडी आगे की ओर मूव करेगा तब ये इसका वेलोसिटी और इस पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या होगा, हमारा सेम होगा, और ये जब मूव करेगी तो साथ में पैरेलल भी होगा, क्योंकि बहुत सारा पार्टिकल्स मिलके किसका फॉर्म किया है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का निर्माण हुआ है। इसीलिए पूरा बॉडी मूव करेगी तो उसका पार्टिकल भी उसके साथ मूव करेंगे, और जहां पे जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे फिक्स है। इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे और सबका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आ गया? चलिए अब हम बात करें आगे रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, इसको भी समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो, ध्यान से समझिएगा कि ट्रांसलेटरी मोशन तो आपने समझ लिया। रोटेशनल मोशन में क्या होती है, कोई बॉडी सर्कल पे मूव कर रहा हो तो उसकी जितने भी पार्टिकल्स है उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब यहां पे समझ लें, मान के चलिए कि एक बॉडी है हमारे पास में, ये इस तरह से एक बॉडी है जैसे कि ग्लोब का अगर आप रोटेट कराते हैं तो वो पूरा क्या करता है, ग्लोब ही रोटेट करता है। तो सपोज दैट ये एक हमारा स्फीयर ग्लोब ही मान के चलते हैं। इसको हम इस तरह से तीन पार्ट में यहां पे डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये देखिए इस तरह से इसको तीन भाग में हम इसको बांट दिए। ध्यान से देखिए, अब ये हमारा बीच से एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस कहा जाता है। ये इसका एक्सिस हुआ। इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें हर एक जगह पे पार्टिकल्स है। सपोज दैट कुछ समझ लेते हैं, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है। इसको कुछ हम इस तरह से समझें कि ये देखिए ये एक हमारा पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सा पार्टिकल्स भरा हुआ है और इससे हमारा सिस्टम
बना हुआ है। जब ये रोटेट करेगी तब क्या होगा, सपोज दैट यहां से ये रोटेट करके सर्कुलर पाथ में रोटेट करके इस पोजीशन पे पहुंची, तो ये वाला पार्टिकल्स यहां पे आएगा, ये पार्टिकल्स इस पोजीशन पे, ये पार्टिकल्स इस तरह से अपना पोजीशन पे होगा। तो इस दोनों के बीच में अगर हम एंगल ट्रेस कर दें तो ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में जितना एंगल बना हुआ है उतना ही सब पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एंगल बना हुआ रहेगा। इसलिए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी ध्यान से देखिएगा, यहां से इसका दूरी, यहां से इसका दूरी, फिर यहां से इसका दूरी, सबका दूरी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा हो या सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो, तब उसके अंदर में जो पार्टिकल्स है उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। समझ में आ गया? तो चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, हम यहां पे इसको डेफिनेट कर देते हैं, अगर आप चाहें तो लिख लेंगे, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। व्हेन ए बॉडी मूविंग इन सर्कल then all particles making circles motion with same angular velocity but different linear velocity known as rotational motion। यानी कि यहाँ का पार्टिकल्स सब एक साथ ही घूम रहा है। ध्यान से देखिएगा, सपोज दैट ये है, ये अगर इसको हम इस तरह से रोटेट कराएं तो इसका यहाँ का पार्टिकल्स और यहाँ का पार्टिकल्स जैसे ये रोटेट करेगा क्या होगा, सब एक साथ मूव करेगी, लेकिन यहाँ का जो पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी कम होगा, जबकि यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। इसीलिए तो इसको अगर हम सर्कल इस तरह से पार्टिकल्स लिए, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स लिए, अगर इसको हम मोशन करा दें इस तरह से, तो जब ये मोशन करेगा तो इसका जो सर्कुलर पाथ बनेगा ये इतना बड़ा होगा, इसका बनेगा ये इतना बड़ा होगा। इस तरह से देख रहे हैं आप कि और ये जो बीच में रहेगा वो तो मूव करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सबका जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल्स को होगा, इससे इस पार्टिकल्स का, फिर इससे इस पार्टिकल्स का, होते होते ये डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे जब कोई सर्कुलर मोशन पे मूव करता है, रोटेट करता है, तो पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, वो अलग अलग होती है, जबकि इसमें बनने वाला जो एंगल होता है सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। ये एंगल यहाँ पे मेजर कीजिएगा तब भी सेम होगा, यहाँ मेजर कीजिएगा तब भी सेम होगा, यहाँ भी मेजर कीजिएगा तब भी सेम होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें हम, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। चलिए ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट कोई पार्टिकल्स एक चक्कर पूरा करता है, इस तरह से एक चक्कर पूरा किया, तो इस एक चक्कर में 360 डिग्री की एंगल बनती है। एक चक्कर पे क्या बनती है, 360 डिग्री की एंगल बनती है, और ये 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, क्योंकि पाई इक्वल टू 180, तो 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। सपोज दैट इसका यही सेंटर मान लेते हैं, और इसका ये क्या है, रेडियस है। इस रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, और इसको एक चक्कर पूरा करने से, सपोज यहां से चलने चलते यहां तक इसको पूरा करने में t समय लगा, तब लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई, रेडियस हमारा कितना है, r, कितना समय में हुआ, t, तो ये वैल्यू हमको मिलता है। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r बाई t, यानी कि t हमारा क्या है, टाइम पीरियड। अगला हम समझ लेते हैं, इसमें हमारे पास में था एंगुलर वेलोसिटी, जिसका
जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। सपोज दैट ये सर्कल मोशन पे मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट यहां पे है, कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम्स ऑब्जेक्ट आर रीच एट दिस पॉइंट, तब क्या होगा कि यहां से वो शुरू किया था और कुछ समय बाद जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, वो दोनों के बीच में क्या बना, हमारा एक एंगल थीटा बना। इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब यहां पे इस एंगल को हमने थीटा माना, तब यहां पे आप देखते हैं कि यहां से इस पॉइंट को पहुंचने में कुछ समय लगा होगा, उस समय को हम t मान लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको क्या मिला, क्या बना हमारे पास में, एंगल बना जिसको हमने थीटा माना, और इस एंगल को बनाने में कुछ समय लगा होगा, उस समय को हमने t लिख दिया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाय t, ट्रेस एंगल बाय टाइम टेकन। आप लिख सकते हैं ट्रेस एंगल बाय टाइम टेकन, बना हुआ कोण बटे लिया गया समय। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और आप ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है कि अगर यहां पे हमने लिख दिया कि इन वन रोटेशन, अगर एक बार ये रोटेट करता है तो 360 डिग्री फॉर्म करता है, जो किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। और यहां पे थीटा कितना बना, 360 डिग्री, और ये थीटा 2 पाई के बराबर हो गया। तब इस केस में क्या हम लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह में 2 पाई बाय क्या लिखा हुआ है, टाइम पीरियड, लिया गया टाइम। अब आगे बढ़े तो ये जो टाइम होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। ये जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तब ओमेगा इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 2 पाई बाय टी के बदले में 1 बाय न्यू, तो ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2 पाई न्यू। ये रिलेशन हमको बाहर से आती है, यानी कि हम समझे यहाँ पे लिनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, जबकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, यानी कि जिसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा रोटेशनल मोशन, जिसमें कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हो तो उसमें जो पार्टिकल्स कंटेन है, उस पार्टिकल्स का लिनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है, जबकि उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। चलिए जल्दी से अब इसको नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अगला टॉपिक को। तो टॉपिक आएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसको कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले फिर हम वही ग्लोब का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा ग्लोब है, इस तरह से ये ग्लोब है, ये हमारा ये ग्लोब बना लेते हैं हम इसको। ये ग्लोब हो गया। अब जो पार्टिकल्स यहां पे है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां पे पार्टिकल्स है उसका थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, लेकिन जो एक्सिस पे है, इस पॉइंट पे है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ये मूव करती ही नहीं है। और जहां पे पार्टिकल्स का वेलोसिटी 0 होता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। यानी कि यहां पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि जहां से वो घूम रहा है। आप समझ पा गया होगा कि यहाँ का पार्टिकल्स का वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर कम, और जहां पे सेंटर है, जहां पे वो घूम रहा है, यानी कि जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है,
वहां का वेलोसिटी क्या होता है, टोटली जीरो होता है, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो इसको भी एक लाइन हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे, लिख लीजिएगा। द पॉइंट which are fall on the axis they cannot be rotate, यानी कि वो पॉइंट जो एक्सिस पॉइंट पे गिरता है वो कभी भी रोटेट नहीं करता है। समझ में आ गया? और दूसरी चीज लिखेंगे इसी का डेफिनेशन, each rotating particles has a center of circle in a system all such point make a straight line called axis of rotation। मतलब कि अगर ये आगे की ओर घूम रहा है तो ये भी आगे की ओर घूम रहा है, तो सब पार्टिकल्स क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये पार्टिकल्स इस डायरेक्शन पे मूव हुआ तो ये भी इस डायरेक्शन पे मूव होगा, ये भी इस डायरेक्शन पे मूव हुआ, तो जितना भी पार्टिकल्स मूव करेगी वो अपने अपने जगह पे क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। लेकिन जो पार्टिकल्स एक्सिस में है वो कभी भी हमारा मूव नहीं करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम आगे चल के देखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास, जिसको हम सीएम लिख दिए, सेंटर ऑफ मास। चलिए आगे सब इसका डिटेल से बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास, फिलहाल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी रोटेशनल मोशन को अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ लेते हैं कि क्या चीज होती है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब लोग को पता होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारा 3D होती है, यानी कि 3 एक्सिस होती है। मान के चले कि ये एक्सिस को हम x लिए तो ये एक्सिस क्या कहलाएगा, y, ये एक्सिस z, और ये तो सबका क्या है, ओरिजिन है। अब समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि सपोज दैट किसी बॉडी को हम x डायरेक्शन पे रोटेट कराते हैं, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इसको x डायरेक्शन पे रोटेट कराते हैं हम, डस्टर उठा लेते हैं इस तरह से, इसको हम x एक्सिस पे इस तरह से रखें। अब इसका ये हमारा हो गया y एक्सिस, जबकि ये हो गया हमारा z एक्सिस। ऐसा नहीं है, ये x एक्सिस है, ये ऊपर वाला भाग y एक्सिस, और इधर क्या हो जाएगा, z एक्सिस। तो समझिएगा ये पॉइंट हमारा क्या है, z एक्सिस है, जबकि ऊपर वाला पॉइंट क्या है, हमारा y एक्सिस है। अब इस बॉडी को आप किसी भी रोटेट कराइए, चाहे क्लॉकवाइज कराइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज कराइए, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो x एक्सिस है वो हमारा बदल रहा है, और x एक्सिस जब बदल रहा है तो हमारा साथ में ये y एक्सिस भी बदल रहा है। लेकिन ये जो z एक्सिस, सॉरी यहाँ पे हमारा इस तरह से हम देखिए, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब हम इसको x एक्सिस के डायरेक्शन पे रोटेट कराते हैं तो ये z एक्सिस भी क्या होगा, बदलेगा, और y एक्सिस भी बदलेगा, लेकिन x एक्सिस हमारा क्या होगा, ज्यों का क्यों रहेगा, x एक्सिस कभी भी नहीं बदलेगी। उसी तरह से आप देख लीजिए, उसी तरह से ये देखिए, ये वाला भाग हमारा y हो गया, तो ये भाग x हुआ, और ये वाला भाग हो गया z। अगर आप इसमें रोटेट कराते हैं तो इस केस में आपका x और z बदलेगा, जबकि y नहीं बदलेगा। उसी तरह से अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कराते हैं तो केवल आपका x बदलेगा और y बदलेगा, जबकि z हमारा नहीं बदलेगा। तो इससे साफ होती है कि आप किसी भी डायरेक्शन पे बॉडी को रोटेट कराइए, उसका जो सेंटर पे जो पॉइंट है वो रोटेट नहीं करती है। समझ में आ गया? तो यहां पे हम लोग क्या समझेंगे, मान के चलिए इस डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इन x डायरेक्शन। अगर x डायरेक्शन पे बॉडी रोटेट कर रहा हो तो इसका क्या क्या बदलेगा, हमारा y बदलेगा और z बदलेगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसका प्लेन ऑफ रोटेशन।
प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, y एंड z एक्सिस होगा। उसी तरह से अगर हम आगे लिखना चाहें यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन इन y डायरेक्शन, अगर y डायरेक्शन पे एक्सिस हमारा रोटेट कर रहा हो तब इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, z एंड x। इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा, y डायरेक्शन है तो z एंड x या x एंड आप z भी लिख सकते हैं। उसी तरह से आप थर्ड पॉइंट को भी लिख सकते हैं। क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या मान लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन z डायरेक्शन। अगर हम इस डायरेक्शन पे रोटेट कराते हैं तो हमारा z डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदलेगा, x और y बदल जाएगा। तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंड x एंड y। समझ में आ गया होगा, ये है रोटेशनल मोशन। अब इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो x हमारा फिक्स रहेगा, जबकि y और z क्या हो जाएगी, बदल जाएगा। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, ये इस तरह से है। अगर आप इसको अभी इस तरह से है, अगर इसको आप घुमाएं तो ये इधर चला आएगा, मतलब y हमारा बदल गया, बदला कि नहीं बदला, लेकिन x तो जो कहते होंगे। अगर आप इसको z को, ये इधर है z, और इसको इसी डायरेक्शन पे घुमा रहे हैं तो ये z भी हमारा बदल रहा है। तो इसी तरह से इसको कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं एक अगला और टॉपिक का, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। किसको कहते हैं, रोलिंग मोशन। चलिए नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन ध्यान से समझना है। ये क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन। अब ध्यान से समझेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी वीडियो देखेंगे पॉज करके देखें, समझ के देखें और समझने का कोशिश भी करेंगे। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं रोलिंग मोशन। किसको कहते हैं हम लोग, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन आपने इससे पहले दो टाइप का मोशन देखे होंगे, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में अगर कोई बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रही हो तो उसमें जितनी भी पार्टिकल्स है वो सब एक दूसरे के पैरेलल होती है और सबका लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जबकि रोटेशनल मोशन में कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा हो तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। अब समझते हैं रोलिंग मोशन किसको कहते हैं। तो यहां पे आपको हम बता दें कि जहां पे हमारा दोनों टाइप का मोशन देखने के लिए मिले, रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेटरी मोशन भी, किसी सिस्टम पे ये दोनों मोशन एक साथ हमको देखने के लिए मिले। कौन कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। उस दोनों मोशन को कंबाइन करके हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन कहा जाएगा। यानी कि हम सीधी भाषा में लिख दें यहां पे तो आप समझ पाएंगे, रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन डेफिनेशन आप साफ साफ समझ रहे होंगे कि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे दोनों मोशन एक साथ इफेक्ट क्रिएट करता है, रोटेशनल मोशन साथ में ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये दोनों का इफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग मोशन कहेंगे। चलिए इसको समझते हैं। आपने साइकिल चलाया होगा, मान के चलिए हमारा रोड है, ये साइकिल का व्हील है,
साइकिल्स का चक्का है इस तरह से, ये रोड है, ये साइकिल का चक्का है। सपोज दैट ये आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ने के लिए इसको इस डायरेक्शन पे घूमना पड़ेगा। सपोज इसमें हमारा ये पार्टिकल्स अभी यहां पे है, अगर ये आगे की ओर बढ़ा तो क्या समझेंगे, ये पार्टिकल्स घूमते घूमते जब ये साइकिल आगे बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स हमारा यहां पे आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? चलिए ध्यान से देखिए, और आगे बढ़ेंगे तो यही पार्टिकल्स यहां पे चलाएगा, ये पार्टिकल्स यहां पे पहुंच जाएंगे, ये इस तरह से घूमेगी तो इसमें हमारा दोनों चीज क्रिएट हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। समझ में आ गया? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब आपने सीखा होगा कि और पार्टिकल्स क्या करता है, सेम लीनियर वेलोसिटी होता है और ये क्या बना रहा है, साथ में रोटेट भी कर रहा है, इसीलिए इस प्रकार का मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन कहा जाता है, जो हमको साइकिल के पहिया इवेंटली किसी भी व्हीकल्स की व्हील्स में देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम लोग समझते हैं मोमेंट या कैरेक्टर्स ऑफ मोमेंट या मोमेंट ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ मोमेंट। आपको यहां पे हम बता दें सबसे पहले क्या चीज होता है मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है प्रभाव, जिसको हम बोल सकते हैं इफेक्ट। मोमेंट का मतलब ही होता है इफेक्ट। ये मोमेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट। चलिए आपको समझाते हैं कि मान के चलिए कि ये वाला यहां पे इस तरह से फिक्स है, अब इसका यहां से लंबाई हो गया, अगर आप इसको यहां से पकड़ के इस तरह से इसको धकेलते हैं तो आप गौर करेंगे जब जितना इसका दूरी बढ़ते जाएगा तो यहां पे लगने वाला आपके द्वारा लगाया गया बल कम लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर दूरी आप यहां पे इसी को आगे की ओर धकेलेंगे तो यहां पे क्या होगा, इसका हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यहां पे हमारा फोर्स का जो इफेक्ट है ज्यादा है, जबकि इस ओर पे फोर्स का इफेक्ट क्या है, कम है। मतलब कि दरवाजा का आखिरी छोर को आप पकड़ के जब उसको बंद करेंगे तो उसमें आपको कम बल लगाना पड़ता है, जबकि उसी दरवाजा को जहां पे आपका इंच लगा होगा ना, जिसको हम लोग कब्जा कहते हैं, उसके पास में अगर आप धकेलेंगे तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो हर एक जगह पे क्या होता है, आपको अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट। अब ये मोमेंट हमारा जो शो करता है वो क्या शो करता है, उसको तो ध्यान दीजिए। हमको मोमेंट इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से वो कितना दूर पे है और वो क्या क्वांटिटी लगा रहे हैं, मास लगा रहे हैं, मास का क्वांटिटी लगा रहे हैं या फोर्स का क्वांटिटी लगा रहे हैं, इसके हिसाब से आपको मोमेंट दिखाई देगा। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। चलिए अब इसको आपको समझाते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक दरवाजा का चौखट है, इसमें हमारा इस तरह से पल्ला फीट किया गया है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, पल्ला फीट किया गया है। सपोज दैट ये इसका क्या कहलाया, ये एक्सिस कहलाया, जहां पे आपका दरवाजा पे जो इंच लगी हुई है वो उसका एक्सिस कहलाया। इस एक्सिस से इस डोर का ये पोजीशन, लास्ट पोजीशन का दूरी को हम मान लेते हैं R1। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे दरवाजा का जो मास होगा उस मास को हम क्या मान लेते हैं, M1 मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप दूरी यहां पे लगाएंगे तो यहां का मास होगा, तो यहां से इसका दूरी फिर घटेगी, फिर यहां लेंगे तो यहां का मास, इसका दूरी घटते जाएगी। फिलहाल तो इसका इस केस में हम लोग मास के अकॉर्डिंग अगर हम मोमेंट निकालना चाहते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास तो आपको क्या दिखाई देगा, मोमेंट इक्वल टू क्या है, क्वांटिटी। तो यहां पे क्वांटिटी कौन आया, मास आया, तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे, M1। फिर क्या है,
इंटू डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस, यानी कि यहां से ये पॉइंट क्या कर जाएगा, एक्सिस ही तो है ये, एक्सिस है, एक्सिस यहां से इसका दूरी कितना r1, यानी कि हमको यहां पे दिखाई दिया मोमेंट ऑफ मास इक्वल टू क्या मिला, m1 इंटू r1। अगर हम इसी को फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें कि आप इसको आगे पीछे धकेलने के लिए क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो यहां पे लगाया गया फोर्स को हम F1 मान लेते हैं, तब फोर्स के अकॉर्डिंग पे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू, अब यहां पे क्वांटिटी क्या है फोर्स के अकॉर्डिंग में, यहां पे मास था इसलिए हमने V1 लिखा, लेकिन यहां पे अभी क्वांटिटी क्या है फोर्स के अकॉर्डिंग में F1 इनटू डिस्टेंस तो उतना ही है, यानी कि हम यहां पे क्या लिख लेंगे, r1 लिख लेंगे। तो ये था हमारा मोमेंट। मोमेंट का मतलब ही क्या होता है, इफेक्ट, और ये हर एक जगह पे क्या होती है, घटती और बढ़ती है। समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना से, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का अगला टॉपिक। आप इसको अच्छा से पढ़ें, समझें और खुद भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा साइंस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन हम यहां पे नहीं ये मानेंगे कि साइंस कठिन होती है। चलिए, थैंक यू।